गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग एक अलग टॉपिक लेकर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक का ही नाम है हिस्ट्री। ये टॉपिक ही हिस्ट्री से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम लोग ये समझेंगे कि आखिरकार ये हिस्ट्री कहाँ से आया, क्यों आया और इसके डिविजन्स वगैरह क्या है। ये टॉपिक लाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अक्सर हम सभी को ये टॉपिक उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है और बच्चों लोग को तो बिल्कुल इसमें बहुत कम इंटरेस्ट होता है और उनका जिज्ञासा भी इसमें बहुत कम होता है। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को बीच से शुरू करने की कोशिश करते हैं तब हमें वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। जैसे अगर कोई कहानी को हम बीच से सुनेंगे या फिर किसी मूवी को बीच से देखेंगे तो हमें उसमें इंटरेस्ट कम आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हिस्ट्री शब्द जो है ये ग्रीक लेटर से आया है। उसका नाम है हिस्टोरिया। उसका मतलब ही होता है लर्निंग और नोइंग बाय इंक्वायरी। इंक्वायरी करके जानकारी हासिल करना या सीखना। तो इसका मतलब ही है कि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री शब्द को इस तरीके से डिफाइन किया गया है और पूरी दुनिया ने इस शब्द को एज ए स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है और ये एक विषय वस्तु बन गया है पूरी दुनिया के लिए। देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है वो क्या दिया गया है। हिस्ट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है हमारा जो बीता हुआ समय होता है, जब हम उसको डेट वाइज सही क्रम में सजा कर बताते हैं तो उसको हम लोग हिस्ट्री कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ पास्ट से हो रिलेटेड है, जो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। हिस्ट्री का मतलब पास्ट से रिलेटेड तो है परंतु एक सही क्रम में सजाया हुआ। जैसे हम सबका अपना अपना एक हिस्ट्री है। जैसे कोई बच्चा 2000 में जन्म लिया, 2001 में उसने पहला बर्थडे मनाया, 2 में दूसरा बर्थडे मनाया, 3 में तीसरा बर्थडे मनाया, एडमिशन हुआ 2004 में, 3 में नर्सरी में एडमिशन हुआ, 2004 में एलकेजी में एडमिशन हुआ, 2005 में यूकेजी में एडमिशन हुआ। इस तरीके से धीरे 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 अभी तक का जो उसका 21 साल का सफ़र होगा उसमें हर साल कुछ ना कुछ उसके पास उसके रिकॉर्ड्स भी होंगे कि 2001 में कैसा दिखता था, 2002 में कैसा दिखता था, 2005 में कैसा दिखता था, 2010 में कैसे परिवर्तन आए उसके फिजिकल बॉडी को लेकर। तो इस तरीके से यही जब हमारा बीता हुआ समय एक सही क्रम में सजाकर बोला जाए तो वही हम सबका हिस्ट्री होता है। आगे इट कंसिडर्ड एवरी एक्शन। हिस्ट्री में क्या होता है ना, हर एक्शन को हम लोग काउंट करते हैं जो हमारे बीते समय में बीता होता है। नेक्स्ट है कि इट रिकॉर्ड्स इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, क्लॉथिंग, ईटिंग हैबिट्स इन द पास्ट। क्योंकि जब भी हम किसी विषय वस्तु की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें हर उस समय का इकोनॉमी, ऑक्यूपेशन, क्लॉथिंग, ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। तब जाकर हम लोग सही क्रम में उस बीते हुए समय को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। History is classified into other categories like prehistory, proto-history and history। अर्थात हिस्ट्री को अगर समझना है तो हिस्ट्री से पहले भी कुछ वर्ड्स है जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो प्री हिस्ट्री वैसे समय को कहेंगे जिस समय तक का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। प्री हिस्ट्री इज दैट टाइम विच डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स। हमारे पास उसका कोई लिखा हुआ रिटन रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही साथ प्रोटो हिस्ट्री एक और वर्ड आया, ये उस समय को कहेंगे रेफर्स टू दैट टाइम पीरियड विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड्स बट येट टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। मतलब ये उस समय की बात है जब इंसान ने सांकेतिक भाषा लिखना सीखा। दैट मीन्स हमारी तरह ABCD अल्फ़ाबेटिकल टाइप का उनके पास स्क्रिप्ट नहीं था। वो इस तरीके से कुछ सिंबल्स यूज़ करते थे। तो स्टिल ये जो सिंबल यूज़ करने का जो समय आया, यहाँ तक लिखना तो सीखा मगर एक अलग ढंग से सिंबॉलिक फॉर्म में। तो जब
ये समय था कि लोग इंसान सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते थे, उस समय को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन वही है कि इट रेफर्स टू दैट पीरियड फॉर विच वी हैव द रिटन रिकॉर्ड बट येट टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड। मतलब हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है, मगर उसको हम लोग को समझना होगा, वो सांकेतिक भाषा को पूरी तरीके से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, समझना होगा और फिर दुनिया के सामने उसको लाना होगा। हो सकता है हम में से कोई सुनने के बाद इस विषय पे रुचि ले और आगे चल के एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन या आर्कियोलॉजिस्ट बने। आशा करते हैं सबके लिए। नेक्स्ट है, हिस्ट्री इज दैट पीरियड फॉर विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल, दैट इज राइटिंग वाज इन्वेंटेड। तो हिस्ट्री हम लोग बेसिकली जो 3 पार्ट है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को हम लोग उस समय को डिनोट करेंगे जिस समय तक हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स था। आगे है क्या कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। बहुत पहले जब ब्रिटिशर्स लोग हमारे देश में थे, ये 19th सेंचुरी की बात है, उस समय ब्रिटिशर्स ने भी हमारे देश की हिस्ट्री को डिवाइड किया था। इसके लिए उन्होंने स्कॉटलैंड से एक हिस्टोरियन को बुलाया था जिसका नाम जेम्स मिल था। उसने अपने किताब में इंडियन हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में भी बांटा था। तो उसने उस 3 पार्ट का नाम रखा था हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसने अपने किताब में मैंने इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से डिफाइन किया था, बट वो सही नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी नहीं गई थी। लेकिन हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ने हमारे देश के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको हम लोग एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो एंशिएंट पीरियड में क्या आएगा, फ्रॉम दैट टाइम व्हेन ह्यूमन लर्न टू राइट। मेडिवल में आएगा फ्रॉम इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइडर, मतलब जो बाहर के लोग थे उनका जो हमारे देश पर आक्रमण, वो लोग जो हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए थे, जैसे गजनवी आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया, फिर घोर्स आए, फिर अरेबियंस आए, इन लोगों ने हमारे देश पे कई बार आक्रमण किया। तो मेडिवल पीरियड उनके बाहरी आक्रमण से शुरुआत होता है, फिर सल्तनत काल से लेकर ब्रिटिश का हमारे देश के अस्तित्व में आना, ये मेडिवल पीरियड की निशानी है। और अंततः मुगल काल भी इसी में आएगा। सल्तनत पीरियड के बाद मुगल पीरियड भी आता है, ये मेडिवल पीरियड की ही बात है। और मॉडर्न पीरियड में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में कैसे उनका उदय होता है, किस प्रकार वो हमारे देश को कैप्चर करते हैं, उनके क्या क्या पॉलिसीज़ वो इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हमारे देश का जो 1857 का फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था वो भी मॉडर्न पीरियड में आएगा। और ये तब तक आएगा 1947 तक, जब तक हमारे देश से सारी बाहरी ताकतें ना बाहर चले गई और हमारे देश का अपना सरकार बना, मतलब 1947 तक। तो वो आएगा मॉडर्न पीरियड में। चलिए एक और टाइम लाइन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जब हम लोग टाइम लाइन को समझने की कोशिश करती है, जो टाइम लाइन दिया हुआ है ये बेसिकली साइड ए और साइड बी में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे बच्चों लोग को ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे भाई लोग को भी ये प्रॉब्लम होता है कि आखिरकार ये है क्या। तो ये जो टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन को साइड ए और साइड बी किया गया है बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट को लेकर। जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है तब से हम लोग इसके पहले के पीरियड को बीसी कहते हैं और इसके बाद के पीरियड को एडी कहते हैं। बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, बहुत जगह आपको बीसीई भी मिलेगा, बिफोर क्राइस्ट एरा भी मिलेगा, और बहुत जगह एडी मिलेगा जिसको हम लोग अन्नो डोमिनी कहते हैं। इसका मतलब भी होता है इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, या फिर कहीं कहीं पर सीई भी लिखा हुआ रहता है, मतलब क्रिश्चियन एरा। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोगों के जो इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, हम अपने इंडियन हिस्ट्री से लेकर बात करेंगे। तो ये कहाँ से शुरुआत किया गया, ये ओरिजिन ऑफ मैन, ये इसकी उत्पत्ति लगभग 5 लाख साल पहले की बात है। इसलिए इसका हमारे पास कोई फिक्स रिकॉर्ड नहीं है कि ये एग्जैक्टली कितने साल पहले हुआ। जस्ट हम ये एक अनुमानित समय को लेकर बता रहे हैं कि लगभग 5 लाख 10 लाख साल पहले इंसान अस्तित्व में आए। उनका भी अलग अलग समय पर अलग अलग रूप रहा और धीरे धीरे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, होमो हिबिलिस से, होमो इरेक्टस से लेकर होमो सेपियंस तक का जो सफ़र था वो तय किया, जिसमें हम लोग अभी
जो रूप में है, इसको होमोसेपियंस का रूप कहते हैं। फिर इसके बाद प्री हिस्टोरिक समय आया, फिर इसके बाद स्टोन एज पीरियड आया। मतलब यहाँ तक इंसान धीरे धीरे अपने आप को बहुत डेवलप कर चुका था, ब्रेन बहुत डेवलप हो चुका था, सोचने लगा था, शिकार करने लगा था, फसल उगाने लगा था, जानवरों को पालतू बनाने लगा था, साथ ही साथ पत्थरों को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करने लगा था, जिससे घर बना रहा था, आग का आविष्कार कर रहा था, चक्के का आविष्कार कर रहा था। तो ये स्टोन एज पीरियड से फिर उसने ब्रोंज एज पीरियड तक का सफ़र तय किया, क्योंकि इस समय तक इंसान के हाथ में कॉपर आ गया था। तो कॉपर को टिन से मिक्स करके ब्रोंज बनाया, ब्रोंज के हथियार बनाए, ब्रोंज को अपने जीवन में पूरे तरीके से यूज़ किया। फिर उसके बाद जाकर जब इंसान को लोहे का पता चला, तो वो उसने पूरा का पूरा वो युग ही आयरन एज हो गया। इसके बाद लोहे का इस्तेमाल करने के बाद बड़े बड़े जंगल साफ किए गए। उस समय लोहे के आविष्कार के बाद इंसान का जीवन ही बदल गया। बहुत बड़े बड़े जंगल साफ किए गए। लोहे का आविष्कार इंसान के पूरे जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसके पहले जो कॉपर और ब्रोंज था वो काफ़ी कमज़ोर था लोहे के कंपैरिजन में। लोहा आने के बाद ही इंसान का जीवन बदला। इंसान एक सेटल्ड लाइफ जीने लगा, खेती को और अच्छे से करने लगा, जंगलों को और ज़्यादा साफ करने लगा, तेज़ी से साफ करने लगा। इस तरीके से अब वो आराम से बड़े बड़े काम को लोहे के हथियार से कर सकता था। इसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री शुरू होता है, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम लोग इस तरीके से इस क्रम से सजाएंगे, यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी कहेंगे इसको, या फिर सिस्टमेटिक वे भी कहेंगे। तो यही क्रम अनुसार सजाया गया बीते काल को ही हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब अगर कोई हिस्ट्री का डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोग उसको अच्छी तरीके से जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पास्ट इज क्लासिफाइड इनटू अदर कैटेगरीज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये वही उसके पहले का बात कहा गया है। प्री हिस्ट्री हो गया फॉर विच वी डू नॉट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड। प्रोटो हिस्ट्री हो गया फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड but to be interpreted and understood. Next है history, written records are available, that means writing was invented. So history is divided into three categories: ancient, medieval and modern. इस चीज़ को देखकर अब देखिए, ये जो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री है, इसमें जो टाइम दिया गया है, ये टाइम हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, तो वो चिंता करने की विषय नहीं है। अलग अलग जगह से आप इंफॉर्मेशन जब इकट्ठा कीजिएगा तो आपको भी थोड़ा बहुत डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे मिलेगा। इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री का जो समय था वो 3500 BC से लेकर 600 AD तक था। इसके बाद जो मेडिवल पीरियड आया, मेडिवल पीरियड को हम लोग 600 AD से लेकर 1700 AD तक कैलकुलेट करते हैं या मानते हैं। मतलब यहाँ पर अरबों का आक्रमण से लेकर हमारे जो नए किंगडम्स है, उस वहाँ नए किंगडम से राजपूत, चौहान, पाला, विजयनगर किंगडम, इन सब का जो लोकल किंग्स का उदय होता है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत पीरियड आता है, फिर उसके बाद मुग़लों का आगमन होता है, फिर उसके बाद मुग़लों का पतन भी होता है, फिर ब्रिटिश पीरियड की शुरुआत होती है। ये पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री कवर करता है। एंड लास्ट में जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ये बेसिकली ये वहाँ से शुरू है कि कब ब्रिटिशर्स ने पूरे भारत पर किस किस पॉलिसी को इस्तेमाल करके कब्जा किया, और उसके विरुद्ध में लोगों ने कब कब आंदोलन करना स्टार्ट किया, जो 1857 की पहला रिवोल्ट से है लेकर अंततः 1947 के, माने जब तक हमने अपनी आज़ादी को हासिल नहीं की, ये तब तक का सफ़र है। तो बेसिकली ये तीनों के तीनों सफ़र है। एंशिएंट पीरियड में स्टोन एज से लेकर वैदिक, स्टोन एज से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, उसके बाद जो मनुष्य जनपद में रहना शुरू किया, फिर जनपद महाजनपद में बदला, फिर महाजनपद एम्पायर में बदला, ये उसका सफ़र है। इसको हम लोग आगे चल के विस्तृत रूप से इसके ऊपर अलग अलग वीडियोस मैं देता रहूँगा ताकि आप लोग की जानकारी कंप्लीट हो सके। आइए देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वही चीज़ है, इसमें स्टोन एज पढ़ना है। देखिए एंशिएंट, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, इसके लिए घबराइएगा नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री का जो टाइम है 3500 BC से लेकर 600 AD तक लिया गया है, लेकिन स्टोन एज का समय 2.5 मिलियन BC से 3300 BC तक है। तो ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का समय
तब से लिया गया है जब से इंसान ने लिखना सीख लिया है, और स्टोन एज में इंसान लिखना नहीं सीख पाया था, ये पाषाण काल की बात है, इसलिए इसका समय पीछे रखा गया है। आशा करता हूँ आपके मन में जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया होगा। तो स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद कैल्कोलिथिक एज जो हम लोग कहते हैं, ये कैल्कोलिथिक एज कॉपर से रिलेटेड है। पहले कॉपर इंसान ने ढूंढा, फिर धीरे धीरे टिन ढूंढा और इन दोनों को मिलाकर एलॉय बनाया जिससे ब्रोंज बना, और फिर उसका इस्तेमाल करने लगे। तो ये बेसिकली उस समय की बात है। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद है वैदिक सिविलाइजेशन। तो वैदिक सिविलाइजेशन पहले ढूंढा गया था। तो वैदिक सिविलाइजेशन ढूंढते समय हम लोग को लगता था कि स्टोन एज के बाद सीधा सीधा वैदिक सिविलाइजेशन में ही, वैदिक सभ्यता में ही मनुष्य आया है। इसके पहले हमें नहीं लगता था कि बीच में, हम सबको या हमारे हिस्टोरियंस को यह नहीं लगता था कि इन सब के बीच में भी कोई समय काल हो सकता है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स लोग नया रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे पाकिस्तान से इंडिया, तो उस समय ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता चला कि भाई पूरा का पूरा सभ्यता की पूरा का पूरा एक सभ्यता ही ज़मीन के नीचे धंसा हुआ है। तो उसके बारे में सर जॉन मार्शल थे, उनके साथ दयाराम साहनी, आर.एस. बेस्ट, राखालदास बनर्जी, लॉर्ड कर्निंग, बहुत सारे लोग थे। इनका पूरा एक टीम वर्क था। टीम नहीं बनाते, इन लोग को लगा, ढूंढे और इन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंसान का जो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना होता है, एक रूप से दूसरे रूप में जाना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, यही है हिस्ट्री का सफ़र। तो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद से लोग जनपद बनाने लगे। यहाँ तो महाजनपद लिखा हुआ है, पहले जनपद बनाया, फिर महाजनपद बनाया, फिर धीरे धीरे एम्पायर आया। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि सबसे पहला एम्पायर मगध बना था, क्योंकि मगध बहुत सबसे ज़्यादा पावरफुल था। तो मगध क्यों पावरफुल बना, मगध का पावरफुल होने के पीछे क्या क्या कारण थे, मगध का राजा कौन था, और उस राजा के बाद दूसरा कौन राजा आया, इस तरीके से मगध की पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। इसके बाद मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा विवरण एंशिएंट हिस्ट्री का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मेडिएवल हिस्ट्री। तो मेडिएवल हिस्ट्री का जो समय था वो 600 एडी से लेकर 1700 एडी तक है। इसमें बेसिकली कौन कौन सा विषय टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है। इसमें है इन्वेजन ऑफ अरब, गजनवीज एंड घोर्स। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, बाहरी आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनवी, मोहम्मद घोरी, इन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और कई बार लूटा। मोहम्मद बिन कासिम जब हमारे देश पर आया, इसके समय में जो राजपूत किंग थे वो नागभट्ट वन थे, इनके साथ लड़ाई किए और इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को दूर रखा, हराकर भगा दिया। लेकिन इसके बाद जो महमूद ऑफ गजनवी आया, ये करीब 30-40 बार से ज़्यादा हमारे देश पर अटैक किया और लूट मार के चला गया। इसी के समय का सोमनाथ मंदिर जो गुजरात का है, वहाँ से जो सोना जेवरात हीरे लूटे गए थे, ये उस समय की बात है। और अंततः मोहम्मद घोरी ये भी आया। ये 1191 में बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुआ था। फर्स्ट टाइम ये हार गया था, फिर सेकंड टाइम 1192 में दोबारा आया, इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और अंततः पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उनको मार दिया। और ये उस समय हमारे देश में कुछ साल तक रुका और 1206 में जितना लूट सकता था खजाना लूट कर चला गया। उसी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको उसने यहाँ के गद्दी पर बैठाकर वो चला गया। तो उसके बाद से ही ये जो स्लेव डायनेस्टी था वो स्टार्ट हुआ। स्लेव डायनेस्टी को स्टार्ट करने वाला जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो मोहम्मद घोरी का सेवक था या गुलाम था। इसलिए उसने जो उसका जो खानदान था वो गुलाम वंश कहलाया और या स्लेव डायनेस्टी कहलाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे खिलजी आए, तुगलक्स आए, सैयदीज आए, लोधी आए और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत पीरियड एक हाथ से दूसरे के हाथ में जाने लगा। फिर इसके बाद जो लोधी का अंतिम शासक था उसको बाबर हराया, इब्राहिम लोधी को, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। फिर धीरे धीरे मुगलों को हमारे देश में पूरी तरीके से आगमन और कब्जा हुआ।
फिर एक के बाद एक, बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, ये सब बारी बारी से देश पर राज किया, देश को लूटा और अपने हिसाब से बहुत कुछ किया। बनाए भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स भी बनाए और देश को लूटने का भी काम किया। देश की अखंडता, एकता और धार्मिक भावना को भी परिवर्तन करने का कोशिश किया। अंत में जब इनका फॉल हो गया, इनकी डिक्लाइन हो गई, इस समय तक हम लोग इनके डिक्लाइन तक को मानते हैं कि मेडिएवल पीरियड का अंतिम समय आ गया, क्योंकि इनके बाद जैसे डिक्लाइन हुआ, इस पर ब्रिटिशर्स का उदय हुआ और हम लोग अब मॉडर्न पीरियड में कदम रख लेंगे। तो मॉडर्न पीरियड का उदय ही हुआ ब्रिटिश पीरियड में एंटर करने का। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियड इसी चीज़ को कहते हैं कि राइज ऑफ ब्रिटिश एंड कैप्चरिंग ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स कैसे राइज किए और पूरे देश को कैसे कैप्चर किए। उनका कैप्चर करने के तरीका में ट्रेड वार्स, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, सब्सिडरी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये सारे पॉलिसी इस्तेमाल करने के बाद ही ब्रिटिशर्स धीरे धीरे पूरे देश को अपने कब्जे में करते चले गए। और इसके बाद 1857 में प्रथम रिवोल्ट हुआ, जिसको हम लोग जानते हैं मंगल पांडे ने 1857 में स्टार्ट किया था। और वो रिवोल्ट धीरे धीरे मेरठ, दिल्ली, अवध, बिहार, बरेली, कानपुर और काशी तक ही ये लिमिटेड था, इसलिए ये बैटल हार गए। फिर इसके बाद गांधी जी का आगमन हुआ हमारे देश में, ये 1915 की बात है। जो उनके आगमन के बाद इन्होंने स्टार्ट सत्याग्रह, इन्होंने सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लेकर आए। एक सत्याग्रह का मैंने ये सत्याग्रह उस समय देश के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था, साथ ही साथ एक बहुत ही पावरफुल टूल भी था, जिसके आधार पे लोग हमारे देश का आज़ादी का सपना देख रहे थे। इसके बाद इन्होंने नन कॉपरेशन मूवमेंट किया, खिलाफत मूवमेंट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। इस तरीके से बहुत सारे नए नए मूवमेंट्स किए गए, जो सीधी से जनपद से क्षमा चाहूँगा, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स के माध्यम से भारतीयों ने पहले खुद को जगाया, खुद को अवेयर किया, अपने आज़ादी के लिए अवेयर किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। और अंततः जो अंतिम स्टेज है वो है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के समय में बहुत सारे काम, बहुत सारी परिवर्तन हुए, चीज़ें हुई। कांग्रेस का पार्टी नरम दल और गरम दल में बदला, हड़ताल हुए, बॉयकॉट हुए, साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, क्विट इंडिया हुए, फिर अंततः सुभाष चंद्र बोस का उदय हुआ और उन्होंने देश के अंदर छोड़ के देश के बाहर से भारत की आज़ादी के लिए लोगों को जगाया और लोगों को इकट्ठा किया। और अंततः मैं किसी एक जन का तो नाम नहीं ले सकता, इसमें बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। ये किसी एक जन के बस की काम नहीं है, मगर हाँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देश के लोगों को जगाने का काम किया, उनके अंदर भावना को जगाया। तो वैसे हज़ारों लोग हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही हम लोग को पढ़ना था कि कैसे कैसे देश को आज़ादी दिलाने का काम करवाया गया। आशा करता हूँ मेरे इस छोटे से वीडियो से आप लोग के मन के अंदर का एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री का जो कन्फ्यूज़न होगा शायद बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे जानकारी देने में कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।